अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे D3 की एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर A मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम करेंगे इसका पार्ट नंबर B। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको D3 भी बोलते हैं और इसका एक चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। तो पार्ट नंबर A मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर B। तो पार्ट नंबर B जो है इसकी स्टेटमेंट दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट O इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स। तो ये जो सर्कल हमारे पास बना हुआ है इसमें ओ सेंटर है और ये जो ओ सेंटर है इसके लिहाज से हमने जो वैल्यूज़ अननोन है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ये अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो आइए, मैंने इस फिगर को ड्रॉ कर लिया है और इसको हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए वो आपने बुक 2 में चैप्टर नंबर 11 में, जहाँ तक मुझे याद है, वो पढ़ी हैं। तो आप लोग चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड कंटेंट भी देख सकते हैं, कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है थोड़ा सा। तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कब यूज़ करनी पड़ती हैं और किस तरीके से वो आपको हेल्प करती हैं एंगल्स और साइड्स निकालने के अंदर। तो मैं यहाँ पे दोबारा से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एक बार लिख देता हूँ क्योंकि वो हमने यूज़ करनी है। तो एक होता है साइन, इसको किसी एंगल ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कोई भी एंगल ए सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप जो फिगर को डील कर रहे हैं उसमें वो एंगल कहाँ पे है, उसके लिहाज से रेशियोज़ जो है ना एडजस्ट होती हैं। तो साइन जो होता है बेसिकली वो इक्वल होता है ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं इनको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। इसी तरीके से एक रेशियो होती है कोसाइन, जिसको हम सिर्फ कॉस इसी वजह से पढ़ लेते हैं कॉस, वैसे बेसिकली इसका नाम होता है कोसाइन। और कोसाइन ऑफ एंगल जो होता है वो इस तरह होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो टेंजेंट होता है जिसको हम टैन लिख रहे होते हैं यहाँ पे जस्ट, वो किसी एंगल ए के लिहाज से होगा आपके पास ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ये आपको याद रखनी है। ये बेसिकली साइड्स होती हैं और यहाँ पे एंगल होता है, यही आपको हेल्प करेंगी इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो पिक्चर है इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास सी अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। डी अननोन है, हमने ये फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें अक्सर आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो काम जो आपके क्वेश्चन को आसान बना देगा, या आपका जो भी कोई प्रूफ कर रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन है उसको आपको आसान कर देगा, जिससे आपको चीज़ों को सॉल्व करना और बेहतर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो ओ सेंटर है, इसको मैं अगर यहाँ भी मिला दूँ और यहाँ भी मिला दूँ तो ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे मिला रहा हूँ, मैं इसको डॉटेड लाइन से मिलाऊंगा ताकि आपको पता चले ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। मैंने इसको यहाँ भी मिला लिया है। इसी तरीके से मैं इसको इस सेंटर को इस पॉइंट से भी जोड़ देता हूँ, तो ये आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा कि अब ये दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल मौजूद है, यानी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है और ये वाला भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। इसी तरीके से इस सेंटर से मैं एक और डॉटेड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ जो नीचे आके यहाँ पे टच करेगी। तो आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो ये एंगल बना रही होती है ये भी 90 डिग्री होता है, यानी यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। तो इस तरह एक ये ट्राइंगल भी बन जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ भी करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे मीट करवा दें, इस तरीके से ये भी एक यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल्स की ज़रूरत तो नहीं शायद पड़े, सिर्फ एक ही काफ़ी हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा दी ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। अब अगर आप नोटिस करें तो सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है कॉर्ड के ऊपर। कॉर्ड किसे बोलते हैं? ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही हो। तो ये जो लाइन बनी हुई है जिसकी लेंथ यहाँ पे 26 दी हुई है, ये बेसिकली एक कॉर्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक कॉर्ड है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, ये भी एक कॉर्ड है और इसकी लेंथ दी हुई है 16 मीटर। तो हमारे पास सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जब भी आप सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं या फॉल करवाते हैं तो वो हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है जब आप ये कॉर्ड के ऊपर इस तरह का परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो एंगल बनाएगी वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। और दूसरी बात, जितनी लेंथ यहाँ पे होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी। इसका मतलब है ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इनकी लेंथ सेम है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से देखिए ये भी सेंटर ओ था और आपने इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली फॉल करवाई है इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये भी बाइसेक्ट होगी। इसका मतलब जितना लेंथ यहाँ पे होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं सी को फाइंड करना। तो देखिए सी को फाइंड करने के लिए आप देखें ये वाली लेंथ है, ये बेसिकली सी है, ये हमने फाइंड आउट कर दी है। तो इसके जो ऑपोजिट साइड है ये है हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है उसको हम बोल रहे होते हैं हाइपोटेन्यूज।
और जहाँ पे एंगल होता है, अब एंगल आपने खुद चूज़ करना है। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे एंगल इस लिहाज से देखूँ तो इसकी ऑपोजिट साइड ये बनती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाती है वो ट्राइंगल की होती है बेस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एंगल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, जस्ट हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से देखेंगे, तो आपको एक थ्योरम याद होगा जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम आपको हेल्प करेगा ये अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए। जब आपको ये चीज़ भी ज़रूरत नहीं कर रही होगी तो ये लाजमी कहीं ना कहीं वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके लिहाज से, इस थ्योरम के लिहाज से अगर आप देखें, ये वाली साइड बेसिकली आपकी हाइपोटेन्यूज है, ओ से लेकर इस पॉइंट तक, ये आपको पता होनी चाहिए, और एक साइड और पता होनी चाहिए ताकि आप इस सी को निकालें। तो ये तो होती है हाइपोटेन्यूज। ये जो बिल्कुल आपने ड्रॉ करवाया हुआ है ये वाली चीज़, ये वाली 90 डिग्री, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, और जो चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक बची वो लाजमी क्या होगी, वो होगी बेस। अगर आप एंगल के लिहाज से देखेंगे तो जहाँ पे एंगल रख रहे होंगे उसके लिहाज से ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज सेट हो जाएगा। और अगर आप एंगल के लिहाज से नहीं, जनरली ट्राइंगल को देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से, तो फिर आपने ये चीज़ सामने रखनी है कि जो 90 डिग्री के लिहाज से है सामने, वो हाइपोटेन्यूज है। अब अगर इस ओ पॉइंट के लिहाज से देखें तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, और अगर यहाँ से देखें तो ये भी एक परपेंडिकुलर है। तो इसमें कोई इशू नहीं आता अगर आप कोई भी एडजस्टमेंट कर लें सिंपल केस के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 90 डिग्री है और ओ से लेके सी तक ये परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा। यानी परपेंडिकुलर जो है, यानी पी जो है मेरे पास, वो है बेसिकली सी, और ये मीटर्स में है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सी मीटर्स। इसी तरीके से 90 के सामने वाली साइड होती है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलता हूँ, वो लिखूंगा मैं एच से। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ नहीं गिवन, लेकिन वो आप इजी से पहचान सकते हैं। आप लोग जानते हैं सेंटर, सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। और ये आप देखें, अगर ओ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 17 मीटर, तो इसका मतलब है ये भी 17 मीटर ही होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस चेंज नहीं होता। किसी भी पॉइंट पे आप लाइन ले लें, किसी भी पॉइंट पे उसका रेडियस सेम ही रहता है। तो इसलिए अगर एक भी आपको पता है 17 मीटर, तो इसका मतलब है ये भी तो सेंटर से लेकर इस लाइन तक का ही डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा, 17 मीटर। और इस ट्रायंगल के लिहाज से ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लें 17 मीटर। ठीक है, अब रह गई बेस। तो जाहिर बात है अगर आपने इसको परपेंडिकुलर कहा है, ये हाइपोटेन्यूज हुआ है, तो बेस बनेगी ये। अब ये लेंथ क्या होगी, हमें तो यहाँ पे टोटल लेंथ पता है 26। तो मैंने आपको बताया जब भी आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर फॉल करवाते हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है जितना पोर्शन यहाँ पे होगा लेंथ का अवेलेबल, उतना ही यहाँ पे होगा। तो आपने 26 का हाफ कर लेना है, यानी हाफ इधर होगा हाफ इधर। तो 26 को 2 पे डिवाइड कर लें, या वैसे ही आप देख के पता चल रहा है कि इसका मतलब है यहाँ पे भी 13 होगा और यहाँ पे भी 13 होगा, तभी 13 + 13 मिलके टोटल 26 हुआ होगा। इसका मतलब जो बेस है आपके पास, वो भी आपको गिवन है, उसको मैं बी से लिख रहा हूँ, वो है आपके पास 13 मीटर्स। तो 3 चीज़ों में से 2 गिवन होनी चाहिए, तब आपको इजीली जो है थर्ड साइड जो है या जो भी चीज़ है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे रहने देता हूँ। ये जो प्लस हो रहा है इसको इक्वेशन के साइड में मूव कर लेता हूँ। ये तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास सामने है, वो है 17 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, वो है 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है पी स्क्वायर। और आपको पता है हमें सिंपल परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायर्स नहीं चाहिए। तो इन स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए आपको दोनों साइड पे यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लेने पड़ेंगे। याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट खत्म करना होता है तो हम बेसिकली उसकी जगह पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। अब आगे हमने बस इसको सॉल्व ही करना है, तो हमारे पास ईजिली परपेंडिकुलर का आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 17 स्क्वायर और माइनस 13 स्क्वायर को पहले स्क्वायर लेना है और इनको माइनस करना है, तो आपको आंसर मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30। मैं आप देख भी सकते हैं, मैं कर चुका हूँ, मेरे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30 यानी 30। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ चुका है। अब ये जो परपेंडिकुलर है आपके पास, ये बेसिकली किसका नाम रखा हुआ था आपने, सी सेंटीमीटर का। परपेंडिकुलर किसके इक्वल था, सी के। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सी है वो बेसिकली आपके पास आ चुका है, वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 30। और अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहें तो ये पॉइंट्स में भी वैल्यू आपको पता चल रही है। यहाँ पे ये बन रही है 10.95, और आगे भी आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ तक लिख रहा हूँ 10.95। तो ये आपके पास वैल्यू जो है ना यहाँ पे बन रही है। तो मैं अगर इसको राउंड ऑफ कर लूँ तो आप देखें यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 9 है। 9 जब 10 होगा तो बेसिकली ये 10 अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, और इसको हम लिख लेंगे 11 मीटर।
ठीक है। अगर आप इसको 1 डेसिमल तक भी देखें तो ये वाला नंबर आपके पास 5 है, तो इसका मतलब है 9 में आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। जब 9 में 1 प्लस करेंगे ये 10 हो जाएगा, और एक तरह का 1 आप सोच लें यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो ये 10 + 1 11 मीटर अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर बन जाएगा। तो सी हमारे पास बेसिकली आ चुका है 11 मीटर। अब हमने बाकी चीज़ें जो है देखनी है वो क्या क्या है। अब हमने डी फाइंड करना है, और डी के ऊपर यहाँ पे साइन लगा हुआ है डिग्री का, इसका मतलब है डी एक एंगल है। और जब एंगल की बात आएंगी तो अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है कि इनमें से कौन सी आपके लिए बेहतरीन होगी जो कि आप यूज़ करें और आपको डी की वैल्यू पता चल जाए। अब जब आपको सारी वैल्यूज़ पता होती हैं या अक्सरियत वैल्यू की आपको पता होती हैं, तब आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेशियोज़ एक वक्त में यूज़ हो सकती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप जौन से यूज़ करें आंसर ठीक ही रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये डी डिग्री लिखा हुआ है, इसके जो सामने वाली साइड है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली मुझे पता अगर हो, इसके साथ एक कोई और पता हो, तो मैं डी डिग्री के बारे में इजीली बता सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि मुझे कौन कौन सी पता है। ओ से लेकर यहाँ तक जो कि रेडियस था वो तो पता है 17 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में मुझे ये पता है कि जितनी यहाँ पर लेंथ होगी उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी, और टोटल लेंथ कितनी है 16। इसका मतलब है अगर आप 16 का भी हाफ कर लें तो यहाँ पे होगी 8 और यहाँ पे भी होगी 8, तभी 8 + 8 टोटल कितनी बन रही होगी 16। इसका मतलब है आपको दो चीज़ें पता चल गई और डी फाइंड आउट करना है। अब देखिए दो चीज़ें कौन सी हैं। एंगल के सामने वाली साइड को तो हमें नहीं पता, इसको बोलते हैं वैसे ऑपोजिट, तो आपको ऑपोजिट साइड भी नहीं पता। मैं जैसे यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ अभी, ये आपको नहीं पता। 90 की जो सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है वो है 17 मीटर। और जो चीज़ एंगल के साथ बाकी बचती है वो दो साइड्स होती हैं, या तो ये या तो ये तो आप हाइपोटेन्यूज कह चुके हैं। इसका मतलब जो साइड ये वाली बची है ये लाजमी एडजेसेंट होगी, तो यानी आपको एडजेसेंट भी पता है वो कितनी है, वो है 8 मीटर। और आपको एंगल भी पता है, जो एंगल आपके पास एंगल आपने फाइंड आउट करना है वो आपके पास है डी डिग्री, वो यहाँ पे आपको पता है। अब इन रेशियोज़ के अंदर 3 में से कम दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तब तीसरी चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी आप रेशियो यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे लेट से देखें, कोसाइन को देखें, इसमें एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज अगर पता हो तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें आपके पास एडजेसेंट भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, इसका मतलब आप कोसाइन वाली रेशियो आराम से यूज़ कर सकते हैं और ये एंगल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, मैं लिखूँगा कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए का मतलब है जो आप एंगल यूज़ करें, हम इस एंगल के लिहाज से देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है हमारे पास 8 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 17, तो ये हो जाएगा 17। अब क्योंकि आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो इस कॉस को आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा ताकि डी आइसोलेट हो जाए। तो कॉस को जब मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये वहाँ जाके इन्वर्स फंक्शन बन जाते हैं। तो आप इसको लिखेंगे डी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ इन्वर्स या कॉस ऑफ इन्वर्स ऑफ 8/70। तो अब मुझे कैलकुलेटर से बस ये वैल्यू निकालनी है कि डी की वैल्यू मेरे पास कितने मीटर्स बनती है। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर है आपके सामने, मैं लिखता हूँ, मुझे शिफ्ट और कॉस दबाना पड़ेगा ताकि कॉस इन्वर्स का फंक्शन आ जाए मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर पे। ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा 8, नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 17 और ये ब्रैकेट्स क्लोज करूँगा। तो आप देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 61.92। तो अगर भी मैं इसको 1 डेसिमल तक देखूं, यानी पॉइंट के बाद 9 तक देखूं, तो अगला नंबर देखना पड़ेगा 5 या 5 से बड़ा हुआ तो इसमें 1 प्लस करूंगा, तो वो अगला नंबर 2 है, तो यानी इसका आंसर यही पड़ेगा 61.9। तो मेरे पास डी आ जाएगा 61.9 और ये भी आ जाएगा मीटर्स में। तो देखिए मैंने डी की वैल्यू भी निकाल ली जो कि 61.9 है और सी की वैल्यू भी निकाल ली जो कि 11 मीटर्स है।